थोड़ा थोड़ा बांट दूं सबको ये सामान, थोड़ा थोड़ा बांट दूं सबको ये सामान, मेरे दिल में प्रेम है अधरू पर मुस्कान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वागधारा में। और दर्शकों, कार्यक्रम वागधारा के माध्यम से हम आपसे परिचित करवाते हैं उन साहित्यिक विभूतियों से जो कहीं ना कहीं अपनी साहित्यिक कृतियों से समाज को एक नई दिशा और जो प्रेम है वो दे रहे हैं। तो आज एक ऐसी ही विभूति हमारे बीच मौजूद है जिनके बारे में कहा जा सकता है, कर्म में कलम की शक्ति, कर्म में कलम की शक्ति, कर्म में शिक्षा की भक्ति। करते हैं सृजन ये कविता कहानी छंद या श्लोक, करते हैं सृजन ये कविता कहानी छंद या श्लोक। नाम है इनका अनंत आलोक। स्वागत है सर आपका अनंत आलोक जी। धन्यवाद जी सर, और दर्शकों कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे, वैसे तो ये वस्तुतः जुड़े हैं साहित्य से, हिंदी साहित्य से, लेकिन और व्यंग्य से, लेकिन इसी के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं। तो सर सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आज आपसे बातचीत करने जा रहे हैं व्यंग्य के बारे में। साहित्य में व्यंग्य की क्या स्वरूप है, इसकी क्या परिभाषा है और इसका क्या प्रभाव रहता है। लेकिन क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं तो ज़रूर जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किस तरह से साहित्य की ओर आपका रुझान रहा, क्योंकि आपका जो देखा जाए अध्यापन का जो या अध्ययन का क्षेत्र है वो साहित्य नहीं रहा है। तो ज़रूर इसके पीछे की क्या कहानी रहती है कि कब इसकी शुरुआत हुई, कब साहित्य की ओर आपका रुझान रहा। जी। मैं अगर इसके व्यंग्य के बारे में बात करूं तो व्यंग्य क्योंकि साहित्य की एक आज की डेट में एक विधा बन चुकी है, एक अलग विधा के रूप में इसे जाना जाता है। खास करके वैसे लेते तो हैं कि हमारी जो गद्य है, गद्य को व्यंग्य के रूप में ज़्यादा आज की डेट में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन एक समय था जब पद्य में व्यंग्य लिखा जाता था। हालांकि उस समय इसे अलग से विधा के रूप में नहीं माना जाता था। व्यंग्य दरअसल एक शिल्प है जी। ऐसा शिल्प है जो एक आलोचना करता है हमारी जो समाज में कुरीतियाँ होती है, या हमारी कोई ऐसी जो कमियां हैं, या हमारी जैसे आप देखते हैं कि हम किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं जी। या ताना कसते हैं, किसी को आलोचना करते हैं किसी की, वही व्यंग्य है दरअसल। इसकी परिभाषा ही यही है कि हम जो आलोचना करते हैं या किसी के ऊपर ताना करते हैं वही व्यंग्य है। व्यंग्य का हमारा बड़ा पुराना इतिहास रहा है, और मैं जहाँ तक मानता हूँ, वैसे तो इसका जो हमारे साहित्यकार जो कहते हैं वो अलग बात है, जो साहित्य का इतिहास बोलता है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ा व्यंग्यकार और सबसे पहला व्यंग्यकार हमारे यहाँ कबीर रहा है। कबीर ने जितना व्यंग्य अपने दोहों के माध्यम से किया है समाज की कुरीतियों के ऊपर, उनसे बड़ा व्यंग्यकार मुझे आज तक कोई और दिखाई नहीं देता। हालांकि उसके बाद हमारे हरिशंकर परसाई जी जो व्यंग्य के स्तंभ माने जाते हैं, जहाँ से व्यंग्य को एक अलग विधा के रूप में भी माना गया है जी। उसके बाद शरद जोशी जी आते हैं। फिर हम दोबारा से अगर इसके पद्य की तरफ चले जाएं तो हमारे काका हाथरसी जी आते हैं जो छंदों के माध्यम से बहुत अच्छा व्यंग्य करते थे। लगभग कबीर को छूने की कोशिश उन्होंने की है। उनको छूना हालांकि इतना आसान नहीं है। उसके बाद ज्ञान चतुर्वेदी जी हमारे बीच में आज भी हैं, तो व्यंग्य रच रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे व्यंग्यकार हैं, लेकिन इसका अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज भी मैं तो यही समझता हूँ कि ये शिल्प है। और मेरे जो दोहे हैं खास करके उसमें मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो मैं गद्य में भी लिखता हूँ व्यंग्य, लेकिन दोहे और कविताओं में व्यंग्य वो आ जाता है नेचुरली जी। और दूसरा आपका जो सवाल था कि मेरी साहित्य की शुरुआत के बारे में आपने जो कहा था जी। तो साहित्य की शुरुआत मैंने विधिवत साहित्य का अध्ययन नहीं किया, जैसा बड़ी क्लासेस में होता है। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा। मैंने वाणिज्य पढ़ा और उसी में बीकॉम की। उसके बाद मैं शिक्षा की तरफ आ गया और उसके बाद शिक्षक बने। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे साहित्य को भी विधिवत रूप से पढ़ना चाहिए, तो बाद में मैंने साहित्य का अध्ययन किया। शुरुआत की बात करूं तो मैं उस समय 8वीं कक्षा में था जब मेरी पहली कविता मैंने लिखी थी जी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एक गुरुजी होते थे श्री हेमचंद जी, हेमचंद शर्मा जी, वो एलटी थे और वो हमें पढ़ाया करते थे
हिंदी पढ़ाते थे जी। तो कविता को वो गा के पढ़ाते थे, बहुत खूब। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जी तो वहीं से शायद उसी का प्रभाव रहा कि 8वीं क्लास में मैंने पहली कविता लिखी। जी। तो ज़रूर दर्शकों के लिए वो कविता आपसे सुनना चाहेंगे कि वो पहली पंक्तियाँ कौन सी थी जहाँ से आपकी शुरुआत हुई साहित्यिक सफ़र की? जी, वो मेरी बाल कविता ही मैं कहूँगा उसको। जी वो पुल के ऊपर था, हमारे यहाँ रेणुका को और ददाहू को जो जोड़ता है वो पुल है एक, जी उसको हम गिरी पुल के नाम से जानते हैं। तो उसको, उसके बारे में जो उसकी जो हिस्ट्री थी वो माँ ने बताई थी कि पहले यहाँ कैसे होता था, तो वही मैंने जो सुना था माँ से उसको कविता में ढाला। जी उन्होंने तो वैसे बताया था वो, लेकिन मैंने उसको कविता में ढाला। तो वो इस तरह से था कि मैं पुल हूँ, मैं पुल हूँ, मैं पुल हूँ, मैं पुल हूँ, यात्रियों का मूल हूँ। पहले पहल लकड़ी का होता था, पहले पहल लकड़ी का होता था, उसके ऊपर जो भी चलता जा नदी में रोता था। उसके बाद बना एक झूला, उसके बाद बना एक झूला, जो भी उसमें बैठ जाता गिरता नदी में जाके जैसे घी में रसगुल्ला। जी बहुत जब लोग गिरकर मरने लगे तो मेरा आविष्कार हुआ। पुल बोलता है कि जब लोग गिरकर मरने लगे तो मेरा आविष्कार हुआ, सरिया सीमेंट रेत बजरी से मैं तैयार हुआ। इतनी बहुत सी ये खूब। कविता थी, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। बहुत खूब रचना आपने उस समय जब आप मात्र 10 हाँ 12-13 साल जी का रहा हूँ मैं बहुत छोटी शायद। आयु में आपने बहुत अच्छे से आपने जिसको कह सकते हैं हास्य कविता भी इसको कह जी, सकते जी, हैं जी। उसका सृजन किया और उससे आपकी उस सफ़र की शुरुआत होती चली गई। हाँ, जी अब आपसे जानना चाहेंगे जो साहित्य है, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और कहीं ना कहीं जो व्यंग्य है वो एक साहित्यिक विधा है। बिल्कुल। तो ऐसे में व्यंग्य का क्या उद्देश्य रहता है और समाज पर इसका क्या प्रभाव रहता है? जैसा कि आपने अभी बताया ही कि जी। व्यंग्य, ये जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। जी तो समाज में जो हमें दिखाई देता है वही हम लिखते भी हैं। जी अब हम खाली दर्पण में दिखा करके उसमें शायद कुछ हम परिवर्तन नहीं कर सकते जो समाज में घटित हो रहा है। जी अब इस समय मैं ये बोलता हूँ कि ये जो समय है, आधुनिक समय, समकाल जो है वो सबसे ज़्यादा उर्वर है व्यंग्य के लिए। जी क्योंकि जब हम ताना किसी को कसते हैं, आपने देखा होगा हमारे परिवारों में भी जो छींटा कशी होती है या बिल्कुल। ताने कसे जाते हैं जी या आलोचना करते हैं, तो हम थोड़ी कोशिश करते हैं शायद कि हम अपने में सुधार करें या चेंज करें। जी हालांकि वो थोड़ा सा कई बार अगर ज़्यादा गहरा हो जाए तो वो रंजिश में भी बदल जाता है। जी लेकिन कोशिश यही रहती है। और साहित्यकार का, हालांकि इसका कुछ प्रभाव हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन साहित्यकार की कोशिश यही रहती है कि वो समाज को अपने हिसाब से या मतलब सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करता है। वो जो बुराइयां होती है उसके ऊपर वो कटाक्ष करता है। जी वो पहले उनकी पहचान करता है, उसके बाद वो उसके ऊपर व्यंग्य करता है, कटाक्ष करता है, ताकि उसमें कुछ परिवर्तन थोड़ा बहुत अगर हो पाया तो हो सके। ये उसका उद्देश्य होता है। इसीलिए व्यंग्य के माध्यम से हम साहित्य को, व्यंग्य का जो शिल्प है वो साहित्य की हर विधा में डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज की डेट में जो व्यंग्य लिखे जा रहे हैं वो ज़्यादातर गद्य में लिखे जा रहे हैं, और यही माना भी जाता है कि गद्य ही शायद एक अलग से विधा बन गई है व्यंग्य की। लेकिन ये एक शिल्प है जो कि हर विधा में आ सकता है। आपके कहानी में भी आ सकता है, उपन्यास में भी आ सकता है, सिर्फ आलेख में ही नहीं आएगा, आलेख में भी आ सकता है। और जो छंद हैं आपके, और जो हमारी गज़ल रही है, गज़ल तो पहले से ही इसके लिए फेमस भी रही है कि इसमें तो कटाक्ष किए ही जाते रहे हैं, तंज इसको बोला भी जाता है कि तंज कसे जाते रहे हैं। आपने इतना अच्छे से जिक्र कर दिया है कटाक्ष का, व्यंग्य का, तो ज़रूर दर्शकों के लिए आपकी जो कृति है वो ज़रूर दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप ही की आवाज़ में। जी, मैं आपको आज की ही डेट का कुछ, जो आज की मतलब समकालीन जो हमारी समस्याएं हैं उनके ऊपर आपको एक मैं दोहा सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी दोहे हैं उनमें व्यंग्य रहता है। जी। तो जो हमारे फैशन है, फैशन के ऊपर ये एक दोहा मैंने लिखा था, मैं तरन्नुम में सुनाऊँ आपको जी। कि कटे फटे कपड़े बने, कटे फटे कपड़े बने, खानदान पहचान, आगे पीछे जींस में कितने रोशनदान, आगे पीछे जींस में
कितने रोशनदान। और एक दोहा बहुत देखें, खूब। ये भी हम मतलब एक हमारी जो रिचुअल्स हैं कुछ हमारी वो हम ये मान बैठे हैं कि ये शायद यही सही है, जी जबकि हम जानते भी हैं। जैसे बिल्ली के लिए बोलते हैं हम कि बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया जी तो शायद कुछ अशुभ होगा या कुछ अपशकुन हो जाएगा, जबकि वो उसका तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, वो अपना काम कर रही है। उसके ऊपर मैंने एक दोहा लिखा है, व्यंग्य किया है, देखिए कि बिल्ली रास्ता काटती, बिल्ली रास्ता काटती, होती है बदनाम, उसको अपना काम है, मुझको अपना काम, उसका अपना काम है, मेरा अपना काम। बहुत खूब, बहुत खूब। कहीं न कहीं हम देखते हैं ना कि इसके लिए आपको बहुत सारे प्रयास की ज़रूरत भी रहती होगी, अभ्यास की ज़रूरत रहती होगी। जी बिल्कुल। जी, तो कैसे समय निकाल पाते हैं आप अध्यापन के साथ-साथ इस दोहों के या फिर कह सकते हैं व्यंग्य की रचना के लिए? हाँ, देखिए रुचिका जी, एक्चुअल में जब आदमी किसी चीज़ के बारे में सोच लेता है जी, तो वो समय निकाल ही लेता है, वो किसी भी टाइम उसके लिए वक्त निकाल लेगा। जी, मैं भी जब शुरू में इसमें वैसे तो शुरुआत तो वैसे ही हुई कि कभी कभी लिखते थे, 8वीं के बाद बीच बीच में लिखते रहे, कॉलेज तक आके छपने लग गए जी, अखबारों में, मैगजीन्स में। लेकिन फिर जब मैं गंभीरता से इस ओर आया, साहित्य की ओर, जी, तो इतनी ज़्यादा मतलब एक वो हो गई अंदर लगन जी, ही आप कह सकते हैं कि मैं हर जगह छंद ही ढूंढता था। जैसे हमारे क्योंकि मैं विद्यार्थियों को भी सुनता हूँ, जी, तो जब छात्रों को सुनता था अध्यापक के नाते, सुबह मॉर्निंग असेंबली में भी सुनता था, तो जी। जो प्रेयर होती थी वहाँ भी यही ढूंढता था कि इसमें कौन सा छंद है, जी, इसके अंदर कौन से छंद में ये प्रेयर है। तो फिर उसके ऊपर अभ्यास करते थे, जैसे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मेरे जी, स्कूल दूर रहे हैं, जी, घर से काफ़ी दूर रहे हैं, तो मैं चाहे बाइक से अप डाउन करता रहा हूँ या पैदल अप डाउन करता रहा हूँ। तो वो जो मेरा ट्रांजिशन पीरियड था, बीच का जो पीरियड था, उस बीच में मैं इसका अभ्यास करता था। जी, कोई भी बहुत खूब। कुरीति अगर मुझे दिखाई देती है तो मैं उसके ऊपर तुरंत मेरे मन में भाव आ जाता था, फिर मैं इसका अभ्यास करता था और जी, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट दोहा या गज़ल के किसी शेर में या किसी मुक्तक के रूप में या हाइकू के रूप में ढालने की कोशिश करता था, और फिर वो हो जाता था। वैसे ही वैसे अभ्यास से जी, ये कहीं न कहीं संभव आप हुआ। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं न कहीं आप समय निकाल ही लेते हैं जी। अपनी इस कृतियों की रचनाओं के लिए। हाँ जी, तो जैसे आपने कहा कि आप लिखते रहते हैं और यहाँ दर्शकों को बताना चाहेंगी कि जो आलोक जी हैं वो ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पर आपकी जो कवि सम्मेलन में आपने हिस्सा ना लिया हो, और आप प्रकाशन से भी जुड़े हैं। आप आए दिन आपकी अनेक पत्रिकाओं में आपके जो आलेख हैं, कविताएं हैं, वो प्रकाशित होती रहती हैं और आपकी कई पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। हाल ही में आपकी एक पुस्तक द स्कैंडल पॉइंट प्रकाशित हुई है, ज़रूर उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या वो एक व्यंग्य है, किस तरह की पुस्तक की रहती है, किस तरह की साहित्यिक विधा इसमें है? जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरा शुरुआत से ही, मतलब जब गंभीर साहित्य लिखने लग गए, जी, थोड़ा सा गंभीरता जब आ गई, शुरू में तो शौक के लिए लिखता है आदमी, जी, स्वांत सुखाए उसको कह देते हैं कई बार, हालांकि मैंने कभी स्वांत सुखाए नहीं लिखा। जी, तो मैं जब गंभीरता से लिखने लगा तो मतलब जब विधा का अच्छी तरह से पता चल गया। अब जैसे अगर दोहा लिख रहे हैं तो दोहा एक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसमें जी, 13-11 और 13-11 मात्रा दोनों ही पदों में होती हैं, मात्राएं जी, होती हैं, तो उसका अभ्यास करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जब मैं धीरे धीरे इस ओर आया और मैं इसको करने लगा, तो फिर वो पत्रिकाओं में छपने लगा, फिर पत्रिकाओं को पढ़ने लगे। तो तमाम पत्रिकाएं, हंस है, बया है, वागर्थ है, पाखी है, आपके हमारी जो हिमाचल की पत्रिका है, जी, विपाशा है, हिमप्रस्थ है, मतलब तमाम पत्रिकाएं जो मेरे पास निरंतर आती भी हैं और मैं उसमें निरंतर छपता भी रहा हूँ। जी, चाहे वो कविताएं हैं, चाहे गज़लें हैं, चाहे मेरे दोहे हैं, वो निरंतर इसमें छपते रहे हैं। ये प्रकाशन की बात हुई। जी, और पहली जो मेरी पुस्तक है, पुस्तकों की आपने बात की, प्रकाशन की, जी, तो मेरी जो प्रथम पुस्तक है वो मेरी बचपन से लेकर के कविताएं जो थी, जी, 2011 तक जो मैंने लिखा था, जी, तो उसमें से कुछ छांट करके 2011 में मेरी पहली पुस्तक आई, तलाश करके,
जी। वो काव्य संग्रह है और उसके अंदर हाइकू भी हैं, उसके अंदर गज़ल, हालांकि उसके अंदर पूरी मीटर के अंदर वो गज़ल नहीं है। दोहे की भी कोशिश की है, वो भी मीटर के अंदर नहीं है, क्योंकि उस समय पता नहीं होता था। जी। ये विकास होता है, एक साहित्यकार का विकास होता है और जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, मैं ऐसा जी। समझता हूँ। बिल्कुल यथार्थ है। तो जी। वो मेरी किताब आई 2011 में तलाश करके। जी। कविताएं उसके अंदर हैं, उसमें से हालांकि सारी कविताएं बहुत अच्छी नहीं हैं, कुछ कविताएं अच्छी हैं जो बिपाशा में भी छपी हैं, तुलसी रमन जी के टाइम में, जी। जब वो बिपाशा का संपादन करते थे। और तुलसी रमन जी बहुत कड़े संपादक माने गए हैं, मतलब उनके संपादन में छपना एक बड़ी बात थी। तो हमें वो सौभाग्य मिला है कि मेरी पहली बार जब कविताएं छपी, 3 कविताएं, तो वो उन्होंने उनके संपादन में छपी, मैंने भेजी और वो छापी उन्होंने, और उन्होंने बताया कि आपकी कविताएं इसमें आ रही हैं। उसके बाद मेरी जो दूसरी पुस्तक आई वो 2016 में आई, और वो एक हाइकू अनुवाद है। जी। हाइकू एक त्रिपदिक विधा है, जी। त्रिपदिक छंद ही है एक तरह से, लेकिन वो मात्रिक छंद है। जी। वार्णिक छंद है, मात्रिक तो ये है जो दोहा वगैरह है दूसरे, वो वार्णिक छंद है और उसके अंदर 3 पद रहते हैं, 5-7-5 का एक छंद रहता है। तो वो अनुवाद है सिरमौरी भाषा में, क्योंकि सिरमौरी में मेरी रुचि रही है, पहाड़ी में, तो उसमें अनुवाद मैंने किया। मैडम मिथिलेश दीक्षित जी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष रहे हैं वो, और बहुत बड़े हाइकूकार हैं देश के माने हुए। तो क्योंकि मेरी अलग अलग विधाओं में रुचि रही है, तो जैसे छपते थे उन्होंने जो हाइकू के कुछ एडिशंस निकाले अलग से, विशेषांक, जो पत्रिकाएं होती हैं वो अलग अलग विशेषांक निकालती हैं, तो उन्होंने हाइकू के विशेषांक निकाले, तो उसमें मेरी कविताएं मतलब हाइकू की जो कविताएं थी वो छपी उसके अंदर मेरी, तो उनको अच्छा लगा। फिर मैं पहाड़ी में भी उस समय लिख रहा था, तो वो कहीं उन्होंने पढ़ा, वो भी एक उन्होंने विशेष एक छोटा हाइकू की ही एक पत्रिका होती थी छोटी सी, उसी में उन्होंने अलग अलग भाषाओं के, हमारी जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो हाइकू जहाँ जहाँ भी लिखे जा रहे थे वो उन्होंने उसके अंदर डाले, सभी भाषाओं में डाले। तो मेरे सिरमौरी के हाइकू भी उन्होंने मांगे। जी, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके सिरमौरी हाइकू का भी वहाँ पर प्रकाशन हुआ और उसमें उपलब्धि आपके लिए बहुत बड़ी रही है। जी। पूरे हिमाचल वासियों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने कहा कि आप बिल्कुल, हम देखते भी हैं कि आप समय समय पर सिरमौरी लोक भाषा या फिर हिमाचली लोक भाषा में भी जो है आप लिखते रहते हैं। तो ज़रूर आपसे एक हिमाचली जो लोक साहित्य है उसकी या कुछ पंक्तियाँ आपके द्वारा रचित जो हैं ज़रूर सुनना चाहेंगे दर्शकों के लिए। जी जी। ये खुशी की बात है कि आज की डेट में हमारी जो पहाड़ी भाषा है उसे भी बराबर स्थान दिया जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि सिरमौरी का तो इतिहास बहुत पुराना तो है ही है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो मैं देखता हूँ कि वो यहाँ से लेकर के नेपाल तक है। बिल्कुल। नेपाल तक में बहुत सारी अभी मैं परसों चौथी किसी ने कहीं लिखा हुआ था, मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहाँ पे जी, तो किसी ने लिखा हुआ था हिजो, मतलब पिछले कल उसका जन्मदिन था, तो उसने धन्यवाद के लिए जो अपनी सिरमौरी में लिखा तो उसने हिजो लिखा हुआ था, और हिजो सिरमौरी का शब्द है, हिजो मतलब पिछला दिन जी। ये प्योर सिरमौरी है। और मैं जब वहाँ गया था तो वहाँ पे मैंने एक शब्द और सुना कि हम एक कोई सामान ले रहे थे, मैं और मित्र थे वहाँ काठमांडू में, तो उन्होंने वो सामान हम जब खरीद रहे थे तो हमने कहा कि इतने में दे दो, तो उसने कहा कि नहीं, ये इतने में औंदीन है। औंदीन मतलब ये सिरमौरी भाषा का शब्द है। जी, बहुत बड़ी तो बात है। इसका विस्तार वहां तक है, बहुत सारे शब्द हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं। इसके ऊपर कभी हम अलग से बात करेंगे। हम यहाँ सिरमौरी की आपने जी 2 पंक्तियां जरूर दर्शकों के तो लिए। मैं कुछ आपको एक दोहा सुना देता हूँ। जी। ये भी व्यंग्यई है, व्यंग्यई है। दोहा है कि गाँव बगड़ी आंगणे, गाँव बगड़ी आंगणे, नाची रोए बाग, हो देख दे तू पड़ले जाग बेटिए जाग, गाँव बगड़ी आंगणे। ये एक दोहा है। बहुत इसके अंदर दोहा एक मतलब हम उसको समझते हैं कि ये कोई छोटी सी चीज़ है। दोहा
अपने आप में एक मुकम्मल कविता है, जी, दो पंक्तियों जो में हम ही। दो जी, पंक्तियों में ही हम पूरी बात कह देते हैं। जी, बाकी उसके लिए हम चाहे पूरी दो पेज लिख लें, 4 पेज लिख बिल्कुल। लें, भाव तो एक ही होता है एक कविता के अंदर। जी, बिल्कुल। तो आलोक जी, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया अभी नेपाल का, हम यहाँ दर्शकों को बताना चाहेंगे, जी। आलोक जी न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भी हिस्सा ले चुके हैं। और पिछले ही कुछ वर्षों में आपने नेपाल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जो है हिस्सा लिया और वहाँ पर आपने अपनी जो कृति है वो प्रस्तुत की। ज़रूर उस कृति को हम सुनना चाहेंगे आपके माध्यम से। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हम 2 लोग थे हिमाचल से। जी, हालांकि हम पूरे भारत से 69 लोग वहाँ पर थे, जी, और बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं दिल्ली के या आपके एमपी के, मतलब जितने भी हमारे राज्य खास करके साहित्य के लिए फेमस रहे हैं, जी, वहाँ के जो साहित्यकार थे वो वहाँ पे शामिल थे। और उनमें 2 लोग हम भी थे सिरमौर के, मैं और मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर ईश्वर राही जी। जी, हम 2 लोग वहाँ पे गए। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस था, पूरे 1 महीने का। एक समूह बनाया गया, हमसे रचनाएं मांगी गई, फिर उनको छांटा गया, फिर उसके बाद समूह बनाया गया कि वो वहाँ पर कोई मतलब ऐसा कोई ऐसी बात ना कह दें, क्योंकि वह जो सारा कार्यक्रम था वो काठमांडू में जो हमारा भारतीय दूतावास है जी, उसके तहत वो कार्यक्रम था सारा। जी, हालांकि 2-3 संस्थाएं और भी उसमें कोलैबोरेशन में थी। तो हम सब साथ साथ, एक पत्रिका है, किशोर श्रीवास्तव जी हैं उसके संपादक, जी, और वो पत्रिका उस समय बहुत चलती थी, तो उसमें मैं छपता था निरंतर। वहाँ से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और इनवाइट किया, तो उस समूह में हम रहे। व्हाट्सएप ग्रुप था वो, उसके अंदर हमें जोड़ा गया और देखा गया कि वहाँ जाने के लायक हैं या नहीं हैं। फिर हम वहाँ गए और उसका जो थीम था, उस कार्यक्रम का थीम था मैत्री, जी, मतलब मित्रता हमारा। मित्रता, जी। क्योंकि नेपाल वैसे भी हमारा मित्र राष्ट्र रहा जी। है, तो भारत की और नेपाल की बहुत मित्रता रही है। तो मित्र वहाँ पर मैंने गज़लें भी सुनाई है, लेकिन मेरा जो वहाँ पे पहला मुक्तक था, बहरे अज़ज़ मुसम्मन सालिम में मैंने मुक्तक सुनाया था वहाँ पे एक। और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं वहाँ परफॉर्म करके उतरा जी, स्टेज से, जब मैं नीचे गया तो कम से कम 20 लोग खड़े हुए मुझे हग करने के लिए, बहुत बड़ी हाथ बात है। मिलाने के लिए, जी। और उसके बाद मुझे पकड़ के ले गए वो, अपने पास बिठाया और फिर कहने लगे कि आप अपना कार्ड दीजिए, हम भी आपको बुलाएंगे, जी, इनवाइट बहुत खूब। करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई मेरा कार्ड कूड कोई नहीं है, मैं प्रोफेशनल कवि नहीं हूँ, जी, मैं तो टीचर हूँ बेसिकली। तो जी, मेरा जो वहाँ मुक्तक था वो मुक्तक था, आपको मैं सुना देता हूँ कि कभी हमदम बुलाऊंगा, कभी दुश्मन बुलाऊंगा, कभी दुश्मन बुलाऊंगा, कभी हमदम बुलाऊंगा, तुम्हें मस्ती बुलाऊंगा, तुम्हें ही गम बुलाऊंगा, करो जो दोस्ती तो तुम निभाना उम्र भर यूं ही, समय के साथ बदले तो तुम्हें मौसम बुलाऊंगा, समय के साथ बदले तो तुम्हें मौसम बुलाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। मैत्री विषय पर ये जो कार्यक्रम था बहुत ही विस्मरणीय आपके लिए रहा होगा। जी। और एक और बात आपसे जुड़ी है कि आप एक शिक्षक भी हैं और कहीं न कहीं ख़ास बात ये है आपके विद्यालय की और आपकी कि आपने एक इनिशिएट या फिर एक अपने एक कदम उठाया है, एक पहल की है कि आप अपने विद्यालय में पहाड़ी भाषा में ही जो सुबह की जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा होती है, उसका जो आयोजन करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे संक्षेप में। जी, जी, अभी हमारा सौभाग्य है कि मेरे मन में एक चीज़ थी, क्योंकि जैसे पहाड़ी के लिए भी करते रहते हैं, पहाड़ी में लिखते रहते हैं, गीत भी हैं मेरे पहाड़ी में, जी, लोग गाए भी हैं, लोग गायकों ने गाए हैं, उसकी वीडियोस बने हैं। तो मेरा इंटरेस्ट रहता है कि पहाड़ी बच्चे भी हमारे पहाड़ी काफ़ी रुचि रखते हैं पहाड़ी में, क्योंकि बच्चे पहाड़ी क्षेत्रों से ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। जी, पहाड़ी क्षेत्र का ही स्कूल है, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय ददाहू, जी, तो वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। और वहाँ पे जब से मैं आया, लास्ट अक्टूबर में ही मैं आया था वहाँ, 14 अक्टूबर को मुझे 1 साल हो जाएगा वहाँ पे आए हुए। तो मेरे मन में शुरू से ही था ये कि कुछ वहाँ पे अलग किया जाए, और वो ऐसा कि शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हो। जी, तो हमने एक तो दीवार पत्रिका वहाँ शुरू की है, जिसमें बच्चे खुद लिखते हैं
कविताएं लिखते हैं बच्चे, और वो उसके अंदर कंपाइल भी करते हैं खुद उसको। जी। और पहाड़ी का जो हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है, उसको छोड़ करके हमारा पूरी मॉर्निंग असेंबली, जिसमें आपकी कमांड, आपकी प्रार्थना, आपकी प्रतिज्ञा, आपके समाचार, आपका आज का विचार, जो कुछ भी है उसका सबका अनुवाद होता है। और अनुवाद बाकी चीज़ों का तो कर दिया है, जो समाचार वगैरह होते हैं उनका साथ साथ कर लेते हैं। और वीरवार का दिन हमने रखा है जी। तो हमारा स्कूल, हमारा सौभाग्य है कि वो पहला स्कूल है जिसने ये पहाड़ी भाषा में प्रेयर शुरू की है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने और भी कोशिश की हैं, और बहुत अच्छी बात है, हमारा भी मकसद यही है। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आप और आपकी पूरे विद्यालय की जो टीम है वो सभी। जी, बहुत जी। और आपके अंदाज में कहना चाहेंगे, क्योंकि अब समय भी है, और आप कहना भी चाहेंगे वक्त जो है, इसके वक्त के पाँव में घुंघरू बांधो कोई, वक्त के पाँव में घुंघरू बांधो कोई, आता जाता है कब ये पता तो चले। पता ही नहीं चला कब समय जो है वो बीत गया, और अब समय आ गया है आपको धन्यवाद कहने का और दर्शकों से विदा लेने का। आलोक जी, आप इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने ही जो अंदाज में आपकी जो कृतियाँ हैं उसका आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को सुनाया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। दर्शकों, आज कार्यक्रम वागधारा में ये थे हमारे साथ अनंत आलोक जी, और आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।